वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंस स्टेटस जो 2024 की रिपोर्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई। हमें इसमें से बताना है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। तो हमें ऑप्शन दे रखा है ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी दे रखा है नीति आयोग, सी दे रखा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, डी दे रखा है भारतीय उद्योग परिसंघ। हमें इसमें से बताना है किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंस स्टेटस, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने छठी लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंस स्टेटस, यह एक वार्षिक मूल्यांकन है जिससे अंतर्राज्यीय परिसंप्रदा को बढ़ावा मिलता है और नीति निर्माताओं को लॉजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलती है। लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक LPI की तर्ज पर जारी की गई थी। इसका उद्देश्य सुधारों की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT में लॉजिस्टिक्स निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख कारकों के आधार पर लॉजिस्टिक्स निष्पादन का आकलन किया जाता है। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सेवा परिचालन और विनियामक परिवेश। सतत लॉजिस्टिक्स वर्ष 2024 में शुरू किया गया, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है ये किसके व्यक्तित्व के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। सेकेंड वाला वर्ष 1863 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या के विरोध भारत का पहला गृह था। थर्ड है, उन्होंने काव्य फूले 1854 और 52, काशी सुबोध रत्नाकर 1892 नामक 2 प्रसिद्ध रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। हमें इसमें से बताना है किसके बारे में बात की गई है। तो हमें फर्स्ट दे रखा है पंडिता रामाबाई, सेकंड दे रखा है सावित्रीबाई फूले, थर्ड दे रखा है ताराबाई शिंदे और फोर्थ दे रखा है सरोजनी नायडू। हमें इसका आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है, तो इसका आंसर बी होगा। सावित्रीबाई फूले, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फूले को उनकी 193वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हाशिए पर रहने वाले माली समुदाय में हुआ था। उनका विवाह ज्योतिबाई फूले से हुआ, जिन्होंने उनकी शिक्षा का दायित्व संभाला। उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश लिया, एक अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार के साथ और दूसरा पुणे के नॉर्मल स्कूल में। उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया गया। इस दंपति ने कुल 18 स्कूल शुरू किए और चलाए। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए नेटिव मेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मंक्स जैसे शैक्षणिक ट्रस्टों की शुरुआत की। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करने और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए भारत का पहला गृह था। उन्होंने काव्य फूले 1854 और 52, काशी सुबोध रत्नाकर 1892 नामक 2 प्रसिद्ध कृतियां लिखी। साथ ही कविता गो गेट एजुकेशन भी लिखी। 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और शिक्षा समानता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इसलिए जो इसका आंसर होगा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ह्यूमन मेटाइमो वायरस जो है हमारा HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, यह फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। सेकेंड वाला, यह आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान प्रसारित होता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकेंड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ह्यूमन मेटाइमो वायरस जो है हमारा HMPV की
खोज वर्ष 2001 में डच शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह एक वैश्विक श्वसन जो है रोगजनक है जो फ्लू एवं कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन जो संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह वेरिडे परिवार से संबंधित है जिसमें RCV, खसरा तथा कष्टमाला जैसे वायरस भी शामिल है। HMPV मुख्य रूप से निकट संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है तथा आमतौर पर सर्दी और वसंत ऋतु में RSV और इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य संक्रमणों के साथ फैलता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। लक्षणों में आमतौर पर क्या होता है? खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बहना आदि शामिल है जो आमतौर पर 2-5 दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों तथा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को निमोनिया का अधिक जोखिम रहता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में HMPV के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। कभी कभी समाचार पत्रों में रहने वाला जो हमारा ऑर्थीसिकिया, सोरोपोडोमोर्फा और थोरोपोडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमें इसको ऑप्शन दे रखा है पौधों के जीवाश्म, B है पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां, 3rd है हमारा प्रागैतिहासिक उभयचर और D वाला है डायनासोर के प्रमुख समूह। हमें इसमें से बताना है कौन सा वाला कथन इससे संबंधित है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? डायनासोर के प्रमुख समूह जो इससे संबंधित है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओर्निथिस्किया, सोरोपोडोमॉर्फा और थेरोपोडा डायनासोर के 3 प्रमुख समूह हैं जिन्हें उनके शारीरिक एवं आहार संबंधित लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑर्निथिस्किया के तहत स्टेगोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स जैसे चोंच वाले तथा पौधे खाने वाले डायनासोर शामिल है। सोरोपोडोमॉर्फा के तहत डिप्लोडोकस जैसे लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर शामिल है और थेरोपोडा में टी-रेक्स तथा वेलोसिरेप्टर जैसी मांसाहारी प्रजातियां शामिल है जिनमें से वेलोसिरेप्टर आधुनिक पक्षियों के पूर्वज है। डायनासोर प्रागैतिहासिक सरीसृप थे जो लगभग 245 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक मेसोजोइक युग, ट्राइसिक, जोरासिक, क्रेटेशियस काल से संबंधित थे। यह अर्जेंटिनोसोरस 110 टन जैसे विशाल जीव के साथ हमिंग बर्ड जैसे छोटे आकार के थे। इसलिए जो हमारा आंसर होगा D। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है लुई ब्रेल पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में ब्रेल जो है प्रणाली विकसित की गई जो सैन्य संचार के लिए तैयार की गई नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित थी। जो हमारा है ब्रेल प्रणाली में वर्णों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3x4 मैट्रिक्स में जो हमारे 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? A। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है बैरल प्रणाली में वर्णों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3x2 क्या है? 3x2 मैट्रिक्स और इसमें क्या है हमारा 6 उभरे हुए बिंदु का है जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर हमारा A होगा। इसमें केवल हमारा एक सही है। लुई ब्रेल 1809 और 1852 का जन्म फ्रांस में हुआ था और 3 वर्ष की आयु में ही उनकी दृष्टि चली गई। 10 वर्ष की आयु में उन्हें पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में छात्रवृत्ति मिली जहां उन्होंने एक सेना के कप्तान की नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित होकर बैरल प्रणाली भी विकसित की। इसलिए हमारा फर्स्ट है सही है। जो हमारा है बैरल प्रणाली में 3x2 मैट्रिक्स में 6 उभरे हुए बिंदु का उपयोग कर वर्ण बनाए जाते हैं जिन्हें उनकी व्यवस्था द्वारा पहचाना जा सकता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। ध्वनि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद बैरल लिपि अभी भी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जन्म से नेत्रहीन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है यहाँ पर किस प्रजाति के बारे में सटीक विवरण मिलता है। फर्स्ट हमें यहाँ अफ्रो अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र में कृंतकों का एक विशेष शिकारी है।
सेकेंड वाला उष्ण कटिबंधीय वनों के ऊपर उच्च तुंगता वाले आकाश द्वीपों में पाया जाता है। थर्ड वाला इसका आहार लाल गर्म पोकर फूलों का मकरंद है। हमें इसमें से बताना है किसके बारे में मेल खाता है। फर्स्ट दे रखा है हमें पहाड़ी जेब्रा, सेकेंड वाला इथोपिया भेड़िया, थर्ड वाला है गेलड़ा बबून और फोर्थ वाला है वालिया आइबेक्स। हमें इसके बारे में बताना है किसके बारे में मेल खाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, इथोपिया भेड़िया। ये तीनों जो हमारे यहाँ पर किसके बारे में बताते हैं, इथोपिया भेड़िया के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इथोपिया भेड़िया एक विशिष्ट कृंतक शिकारी है जो अफ्रीका के अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र का मूल जीव है और विशेष रूप से इथोपिया हाईलैंड्स में पाया जाता है। ये उच्च तुंगता वाले क्षेत्र जिन्हें प्रिय आकाशद्वीप कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वनों के ऊपर विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र है जो लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर एक अद्वितीय एवं कठोर वातावरण प्रदान करते हैं। इथोपिया भेड़िया विभिन्न प्रकार के छोटे कृंतकों का भक्षण करता है, लेकिन यहाँ परागण में भी एक अहम भूमिका निभाता है। इथोपिया भेड़िया इथोपिया रेड हॉट पोकर फूलों के रस का सेवन करता है जो एक लाल और पीले रंग का फूल है जो मीठा पराग उत्पन्न करता है और अनेक परागण को आकर्षित करता है। वह अपने मुंह के आगे वाले भाग का पराग स्थानांतरित करके परागण में सहायता करता है, इसलिए जो इसका आंसर बी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। टेक्स बोयंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता को मापता है। सेकेंड वाला है जब कोई कर उछाल वाला होता है तो कर की दर बढ़ाए बिना ही उसका राजस्व बढ़ जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। कर बोयंसी को कर राजस्व की वृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के उत्पादन में परिवर्तन के लिए कर राजस्व की जो अनुक्रियाशीलता को मापता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। एक से अधिक उछाल यह दर्शाता है कि कर प्रणाली अनुक्रियात्मक और कुशल है। जब कोई कर बोयंट होता है तो आर्थिक विकास बेहतर अनुपालन और कर आधार की लोच के कारण कर की दर बढ़ाए बिना ही उसका राजस्व बढ़ जाता है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है उच्च आय उपभोग में वृद्धि और अर्थव्यवस्था का अधिक उपचारीकरण कर संग्रह में स्वाभाविक वृद्धि की ओर ले जाता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है किसके व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट दे रखा है उन्होंने कृषि उपज विपणन विधेयक 1938 में प्रस्तावित किया। सेकेंड वाला उनके सम्मान में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड वाला वह जमींदारी उन्मूलन और कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट रेट के लेखक है। हमें इसमें से बताना है किसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट दे रखा है चौधरी चरण सिंह, सेकेंड दे रखा है वीवी गिरी, थर्ड दे रखा है सी सुब्रमण्यम और डी दे रखा है राजेंद्र प्रसाद। ये किसके व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है, तो यह चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है। ये तीनों ही चौधरी चरण सिंह के बारे में बात बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और किसान नेता थे जिनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1979-80 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कृषि सुधारों के समर्थक उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की वकालत की और कृषि बाजारों को मजबूत करने के लिए कृषि उपज विपणन विधेयक 1938 सहित कई विधायी उपाय पेश किए। ग्रामीण विकास में उनके योगदान में नाबार्ड की स्थापना, ग्रामीण विकास को एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देना शामिल है। किसान दिवस 23 दिसंबर को किसानों के सम्मान और चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन को कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट रेट, इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, किसान स्वामित्व या श्रमिकों के लिए भूमि और प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग बियो अ स्टैंड मिनिमम जैसी प्रभावशाली पुस्तकें लिखी। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है इसमें 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो हमें फर्स्ट दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग है। सेकेंड वाला है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना जीवीवी सब्सिडी घटाकर और सरकार द्वारा अर्जित करों को जोड़कर की जाती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जीडीपी किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे वस्तुएं ही शामिल की जाएं जिन्हें आगे संसाधित नहीं किया जाता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना विशेष रूप से जीडीपी को जीवीए से करों को जोड़कर और सब्सिडी को घटाकर की जाती है। यहाँ जीडीपी को जीवीए से अधिक बनाता जब कर सब्सिडी से अधिक होते हैं, तो इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो इसमें सही है। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। तो इसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम SFAC सहकारिता मंत्रालय द्वारा परिवर्तित एक स्वायत्त निकाय है। सेकेंड वाला SFAC मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और विपणन संपर्क के लिए अपनी उद्यम पूंजी सहायता BCA योजना के माध्यम से लघु कृषि व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा बी। इसमें केवल हमारे दो सही है। इसमें केवल हमारा दूसरा वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इसमें क्या है वो रॉन्ग है हमारे यहाँ पर। ये किसके लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय जो है हमारा, ये किसके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा परिवर्तित एवं स्वायत्त निकाय है। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी वाला। इसमें केवल बी वाला सही है, सेकेंड वाला। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC की स्थापना वर्ष 1994 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। SFAC मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और विपणन संबंधों के लिए अपनी उद्यम पूंजी सहायता VCS योजना के माध्यम से छोटे कृषि व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। VCA योजना में से एक जो कृषि व्यवसायों को समर्थन देने पर केंद्रित है, विशेष रूप से यह मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और विपणन संबंधों के विकास से संबंधित थे। इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा बी होगा। इसका आंसर केवल इसमें हमारे दो सही है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।